अंतर्राष्ट्रीय मंचों से जो जलवायु परिवर्तन की बात कही जा रही है, वो उत्तराखंड के लोगों के लिए कितनी जरूरी है। हमारे घरों के आंगन से दिखने वाला हिमालय आज काला पड़ चुका है। पर आप जानते हैं, इस काले पड़ते हिमालय और हम पर होते जंगली जानवरों के हमलों के बीच क्या संबंध है। हिमालय जो व्यापारियों के लिए मुनाफा है, नेताओं के लिए मुद्दा है और बुद्धिजीवियों के लिए चिंता है, वो हिमालय हम पहाड़ियों का घर है। कितना जानते हैं हम अपने घर को, और कब तक हमारा ये घर घर की तरह रह पाएगा। आखिर क्यों हमें पता ही नहीं चला कि चैत का काफल पूस में दिखने लगा है और बसंत का बुरूज शरद में खिलने लगा है। कैसे हमारे पहाड़ की सर्दियां गर्म हो गई हैं और कैसे फरवरी के महीने जंगलों में लगने वाली आग अब नवंबर में दिखने लगी है। जिस पहाड़ के लिए कहा जाता था कि उसका पानी और जवानी दोनों ही उसके काम नहीं आती, आज उस पहाड़ में पानी और जवानी दोनों पर ही संकट आ चुका है। क्या भविष्य में हम सिर्फ आपदा के बाद कागजों में दर्ज होने वाले नंबर बनकर रह जाने वाले हैं? नमस्कार, मेरा नाम है मंजुल और आज पॉलिटिकल हुल्लड़ के इस एपिसोड से हम आपको डरा नहीं रहे हैं, बल्कि उत्तराखंड में रहने वालों के लिए सबसे जरूरी मुद्दे की हकीकत सामने ला रहे हैं। आज के वीडियो में सबसे पहले हम आपको दुनिया भर की कुछ ऐसी रिपोर्ट्स के बारे में बताएंगे जो बताती हैं कि भविष्य में दुनिया के सामने कौन सी बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं। इन चुनौतियों के माध्यम से हम बात करेंगे आखिर उत्तराखंड के लोगों के लिए इनको जानना और समझना कितना जरूरी है। वैसे जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से जुड़े मुद्दे थोड़ा जटिल होते हैं, इसलिए हम आपको वीडियो में कुछ शब्दों के मतलब भी बिल्कुल सामान्य भाषा में समझाते रहेंगे, ताकि हम सभी इस बात को समझ सकें कि भविष्य में आने वाला ये संकट हमारे लिए कितना गंभीर है। जैसे हम इस वीडियो में जलवायु शब्द का इस्तेमाल मौसम के लिए नहीं कर रहे हैं। वैसे तो हम सभी समझदार हैं, लेकिन मामले की गंभीरता को समझने के लिए इसे समझिए कि मौसम का अर्थ किसी जगह पर बहुत कम समय तक होने वाले बदलाव से है, जबकि जलवायु का अर्थ कम से कम 40 या उससे ज्यादा के सालों का औसत मौसम है। इस तरह आप देखेंगे तो उत्तराखंड बहुत बड़ा जलवायु परिवर्तन संकट झेल रहा है। और जलवायु परिवर्तन इसी तरह होता रहा तो आने वाले दशकों में हिमालय का एशिया की जल मीनार वाला दर्जा गंभीर खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि जलवायु परिवर्तन से सबसे पहले हम प्रभावित होंगे। वैसे हम इससे प्रभावित होंगे क्यों कह रहे हैं, बल्कि हमें तो ये कहना चाहिए कि इससे सबसे पहले हम यानी हिमालय के रहवासी सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। थोड़ा इसे समझते हैं। धरती के मौसम और जलवायु से जुड़े डेटा को इकट्ठा करके दुनिया को जानकारी और चेतावनी देने वाली संस्था कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस यानी C3S अपनी हालिया रिपोर्ट में कहती है कि साल 2025 जलवायु इतिहास के दूसरे सबसे गर्म वर्षों में शामिल होने की राह पर है। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2025 जलवायु इतिहास का तीसरा सबसे गर्म नवंबर रहा है। इस साल नवंबर में वैश्विक औसत तापमान औद्योगिक काल से पहले की तुलना में 1.54 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है। इस आंकड़े का मतलब यह है कि वैश्विक स्तर पर बढ़ता तापमान एक बार फिर 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर गया है और 2023 से 2025 के 3 वर्षों का औसत तापमान पहली बार 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की राह पर है। यहाँ औद्योगिक काल का मतलब 1850 से 1900 के बीच का समय है, जब पश्चिमी देशों में औद्योगिकरण की नींव रखी जा चुकी थी। खैर, इसी साल दिल्ली की एक शोध संस्था क्लाइमेट ट्रेंड्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि हिमालय की बर्फ की सतह का औसत तापमान पिछले 2 दशकों में 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ा है। इस अध्ययन में साफ साफ देखा गया है कि जिन जगहों में ब्लैक कार्बन का जमाव ज्यादा है, वहां बर्फ की सतह का तापमान भी ज्यादा है। इसके अलावा नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित अध्ययन कहता है कि हिमालय अभी भी अपने आसपास की हवा को ठंडा रखता है और हिमालय पर जमी बर्फ की सतह से निकलने वाली ठंडी हवाएं नीचे की ओर बहकर स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करती हैं। हिमालय की ये ठंडक अस्थायी है। ये ठंडक हमें कुछ सालों की मोहलत तो दे सकती है, लेकिन जब बर्फ का द्रव्यमान घटेगा, ये ठंडक भी खत्म हो जाएगी और ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगेंगे। देश और दुनिया की संस्थाएं जिसे आज कागजों पर महसूस कर रही हैं, हिमालय के लोग उस गर्माहट के नतीजे झेल रहे हैं। आप उत्तराखंड को ही उदाहरण ले लीजिए। पिछले 1 दशक में हुई 2 बड़ी आपदाएं यानी केदारनाथ आपदा और तपोवन ऋषिगंगा आपदा को ले लीजिए। दोनों के कारण में आपको हिमालय का बढ़ता तापमान नजर आएगा। हाल ही में आई धराली आपदा के पीछे का कारण भी ग्लेशियर का टूटना बताया गया था। हम हिमालय में रहकर उसमें हो रहे बदलाव हर साल देख रहे हैं, हर साल झेल रहे हैं। हमने केदारनाथ झेला, हमने तपोवन झेला, जोशीमठ झेला और इस साल धराली और थराली भी झेला। हम काफल के दाने को दिसंबर के महीने में पेड़ पर देख रहे हैं, तो बुरूज को भी समय से पहले खिलता देख रहे हैं। सरकार के कागजों में उत्तराखंड में फायर सीजन फरवरी के महीने से शुरू होगा, लेकिन डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट बताती है कि इस साल 1 नवंबर से 9 दिसंबर तक राज्य में फॉरेस्ट फायर की 666 घटनाएं हो चुकी हैं। क्या आप जानते हैं, इसी समय साल 2024 में फॉरेस्ट फायर की 328 घटनाएं हुई थी। यानी इस साल फॉरेस्ट फायर की घटनाएं 2 गुना बढ़ी हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जंगल की आग झेल रहे हैं, खतरा तो हमें बाढ़ से भी खूब है।
सीधे साधे पहाड़ियों की डिक्शनरी में अब क्लाउड बर्स्ट या बादल फटना जैसे शब्द पिछले एक दशक में सामान्य बातचीत का हिस्सा हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित एक अध्ययन के नतीजे तो इसे और भयावह बताते हैं। यह अध्ययन कहता है कि इस सदी के अंत तक मध्य हिमालय में भीषण बाढ़ का खतरा 84% तक बढ़ सकता है। फॉरेस्ट फायर हो या बाढ़, दोनों के बढ़ते मामलों का कारण ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता उत्सर्जन है। क्या आप जानते हैं जलवायु परिवर्तन मानव वन्यजीव संघर्ष को भी बढ़ाता है। साइंस एडवांसेस नामक शोध पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन बताता है कि हर 25 मिलीमीटर बारिश में कमी आने पर मानव वन्यजीव संघर्ष लगभग 2% बढ़ जाता है। यानी जितना ज्यादा सूखा पड़ेगा उतने ही ज्यादा वन्यजीव मानव क्षेत्रों की ओर आकर्षित होंगे और उतनी ही मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं भी बढ़ेंगी। अब इन दिनों जैसा उत्तराखंड का हाल हुआ है उसमें हमको ये समझने की जरूरत नहीं कि आंगन के सामने दिखने वाली हिमालय की काली चोटियां और आंगन के ही करीब घात लगाए बैठे जंगली जानवर का जलवायु परिवर्तन से क्या लेना देना है। इधर उत्तराखंड के पहाड़ों से ताल्लुक रखने वाली जनता को यह बताने की भी जरूरत नहीं है कि जलवायु परिवर्तन कैसे कृषि को प्रभावित करता है। आज भी उत्तराखंड में रहने वाली एक बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है और खेती बारिश पर। पहाड़ में रहने वालों का मुख्य रोजगार ही खेती था, लेकिन पिछले दशक में हमारी खेती चौपट हो चुकी है। राज्य बनते समय राज्य के लोगों के मन में पलायन का मुख्य कारण बेरोजगारी खत्म होने की उम्मीद थी, लेकिन रोजगार के मुख्य साधन खेती पर ही सबसे बड़ी चोट हुई। राज्य बनते समय यानी 2000 में राज्य का जो कृषि क्षेत्रफल लगभग 7,70,000 हेक्टेयर था, वो आज घटकर करीब 5,68,000 हेक्टेयर हो चुका है। हॉर्टिकल्चर, जिसकी न जाने कितनी संभावनाएं उत्तराखंड में थी, वो इसी जलवायु परिवर्तन का शिकार हो चुका है। आपको ताज्जुब होगा कि पूरे देश में हिमालयन वाटर नाम से पैक्ड पानी बिकता है, लेकिन हिमालय के हिल स्टेशन आज पानी की मार झेल रहे हैं। फिर चाहे मुक्तेश्वर हो या चौकोड़ी या मसूरी, टूरिस्ट सीजन में सब जगह पानी जुटाना एक समस्या बन चुका है। कारण वही जलवायु परिवर्तन और पहाड़ों का दिल्ली की पैमाइश पर शहरीकरण। देश और दुनिया के लिए हिमालय पहाड़ है, चोटी है, ग्लेशियर है, पर हिमालय हमारे लिए घर है। इसलिए इसे हमारे पुरखों ने बड़े सहेज कर रखा। वो जब बुग्यालों पर चले तो नंगे पांव चले, बिना शोर के चले। उन्होंने ऊंचे पहाड़ों में कभी बड़े पक्के मकान नहीं बनाए। पहाड़ की खुली चोटियां उनके देवस्थल बने और वहां के पत्थर उनके देवता। पहाड़ में दिखने वाली लंबी लंबी बाकलियां हमारे पुरखों की समझदारी दिखाती हैं। वो जानते थे कि पहाड़ के ढलानों पर चौड़े मकान संभव नहीं, इसलिए उन्होंने लंबी लंबी बाकलियां बनाई। हम पहाड़ियों के पूरे रहन सहन पर अगर बारीकी से अध्ययन किया जाए तो आज उन सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो लंबे शोध पत्रों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रखे जाते हैं। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों का बरसों का अनुभवजन्य ज्ञान अब सरकारी कागजों में आपदा के शिकार हुए पहाड़ियों के नंबर के साथ ही गोल हो जाता है। खैर, अब आज जब पहाड़ में जवानी और पानी दोनों को बचाने के संकट हैं, तब हमें चाहिए कि हमारे राजनीतिक मुद्दे भी हमसे जुड़े हों, हमारे भविष्य से जुड़े हों। लेकिन दुख इस बात का है कि जहाँ दुनिया में जलवायु परिवर्तन के नाम पर राजनीतिक पार्टियां बन रही हैं, चुनाव लड़े जा रहे हैं, सरकारें बनाई और गिराई जा रही हैं, तब हमारे उत्तराखंड की राजनीति में जलवायु परिवर्तन का मुद्दा तक नहीं है। होगा भी क्यों? जलवायु परिवर्तन के नाम पर न तो वोट मांगे जाने हैं और न जलवायु परिवर्तन के नाम पर वोट पड़ना है।